Assalamu alaikum everyone. My name is Gulshan Munawwar and I say warm welcome to all of you who is watching to me on my Facebook profile, that is Gulshan Education Wali. Today in my studio I say warm welcome to Miss Iram Mushtaq, जो कि एक हाउस वाइफ हैं। हम उनसे मिलेंगे, उनको खुशामदीद कहेंगे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, उनके एआई तक का जो सफ़र है उसके बारे में, उनके शौक, उनकी तरजीहात, हम हर चीज़ को उनके साथ डिस्कस करेंगे। मिस इरम, खुशामदीद, आपको हम अपने स्टूडियो में करते हैं। क्या हाल है आपका? जी, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। मिस इरम मुश्ताक, कैसा रहा आपका तालीमी सफ़र? आप जब आपने तालीम के मैदान में आपने कदम रंजा फरमाया, तो क्या आप एक स्लो लर्नर थी या आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी या आप एक मीडियोकर थी? किस तरह से आपने अपना तालीम का जो सफ़र है उसको कंप्लीट किया? अच्छा, तो मैं ये बताती हूँ कि जब हम प्राइमरी एजुकेशन जब सबसे पहले हम करते हैं, तो वहाँ पर मैं ठीक थी, अच्छी बच्ची थी। उसके बाद जब मैं मिडल सेक्शन में पहुँची, जो कि मतलब 6, 7 और 8 क्लास होती है, तो उसमें भी मैं एक थोड़े-से एवरेज बच्ची बन गई। उसकी वजह ये थी कि जब मैं अभी प्राइमरी सेक्शन मेरा कंप्लीट हुआ था, तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जो है वो जो एज होती है जिसमें बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं और उसमें उनको अपनी माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हम अडल्टहुड में जा रहे होते हैं, तो उस टाइम मेरी मदर मेरे साथ नहीं थी। तो बहुत सारी बातें जो कि माएँ ही बच्चों को गाइड करती हैं, तो वो मेरे पास कोई गाइडलाइन नहीं थी। तो मुझे फिर जो है अपने फादर के रिलेटिव्स के साथ उनके घर में रहना पड़ा। तो इसलिए जो मेरा 6, 7 और 8 क्लास का है पीरियड, जिसे मिडल एज कहते हैं, तो उसमें मैं सही तरह परफ़ॉर्म नहीं कर सकी। पढ़ती थी, अच्छी थी, लेकिन जिस तरह बच्चे बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, जैसे मेरा पिछला प्राइमरी सेक्शन था, वैसा नहीं रह सका। उसके बाद जब मैं 9th और 10th में आई, जिसे हम कहते हैं कि मतलब आखिरी साल जो स्कूल के होते हैं, तो उसमें मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी, थोड़ी मैच्योर थी। तो वहाँ पर मेरी परफ़ॉर्मेंस जो है वो 70 टू 75% चली गई कि मैंने चीज़ों को समझा और उनको प्रायोरिटाइज़ किया और पढ़ा। तो उसके बाद जो थी मैं 11 और 12 जिसको हम कहते हैं कॉलेज में गई, तो वहाँ पर भी मेरी परफॉर्मेंस बेहतर थी। मैंने प्री मेडिकल ज्वाइन किया और मैं एक अच्छी बच्ची थी, लेकिन फिर वही बात आ गई, वहाँ पर भी कुछ सोशल प्रेशर आ जाता है। कुछ जब बच्चियाँ माँ के साथ नहीं रहती, उनके साथ जो और लोग होते हैं उनका बिहेवियर मुख्तलिफ होता है निस्बतन वो बच्चियाँ जो माँ के साथ रहती हैं। माँ तो बच्चों को ये कह देती है कि बेटा चलो आज आपका पेपर है, आप पढ़ लो, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो ऐसा नहीं करते। तो मुझे फिर मुझ पर घर की काफ़ी ज़िम्मेदारी थी जो कि मुझे साथ-साथ करनी थी, तो उससे मेरी परफ़ॉर्मेंस काफ़ी ख़राब हो गई। लेकिन फिर भी उसके बाद जो है मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी, तो क्योंकि ना मुझे कोई वैसे मोटिवेशन थी, ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट थी और ना कुछ और था। मेरे फादर जो थे वो भी बीमार हो गए। तो जब तक मैं जो है वो 12th मैंने पास की, तो मेरे फादर जो थे वो उन्होंने काम करना छोड़ दिया, तो वो शुगर के पेशेंट बन गए थे। तो मेरे ऊपर एक और सोशल प्रेशर आ गया कि मेरी फीस कौन पे करेगा। कोई भी मेरी फीस पे करने को तैयार नहीं था। ना किसी ने मुझे ये बोला कि आप मेडिकल का टेस्ट की तैयारी करो या कुछ और करो। हालाँकि मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। मैं पंजाब कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। लेकिन मैं बस वहाँ से चीज़ों को मैं कुछ भी नहीं कर सकी क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट नहीं थी फाइनेंशियल। उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट जो कॉलेज है हमारे मुल्तान में कचहरी रोड पर, वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया बीएससी में। और क्योंकि वहाँ की फ़ीस भी काफ़ी कम थी और मतलब यानी कि उस ज़माने में 2013 में या 2012 में, तो उस टाइम जो है वो हाँ 2000 हाँ 13-14 की बात है। तो उस टाइम वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, 1400-1500 थी कि सालाना वो मैं पे कर सकती थी। तो मैंने वहाँ पर बीएससी किया। तो बीएससी के बाद जो थी फिर मेरे फादर की डेथ हो गई, तो फिर ना मेरी मदर थी और ना ही मेरे फादर थे। मैं अपने चचा के घर में रहती थी, तो वहाँ पर सब लोगों की ये कोशिश थी कि भई ये बच्चे हैं तो ना इनके मतलब मदर है ना फादर है, तो जल्दी से हम इनको इस बच्ची को शादी करें, इसको इसके घर का करें। तो फिर सबने ये बोलना शुरू किया कि अब बस हम आपने पढ़ना नहीं है आगे, आप हम कोई रिश्ता मुनासिब देकर आपकी शादी कर देंगे। तो उसके बाद जो था मैंने घर में बैठकर ही फिर ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड किया। तो मैंने ये सोचा कि अगर मुझे इंडिपेंडेंट होना है तो मुझे कोई जॉब करनी पड़ेगी, तो मैं बीएड करती हूँ तो मुझे कोई जॉब मिल जाएगी। मैंने घर में बैठकर ओपन यूनिवर्सिटी से स्कूल में टीचिंग की, इस टीचिंग से जो मुझे सैलरी मिलती थी उससे मैंने बीएड किया।
उसके बाद जो है मैंने फिर जो है अपनी टीचिंग की जॉब से ही थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए, और कुछ मेरी मदर जो थी वो टीचर थी, इतने सालों के बाद कि मैं प्राइमरी में थी उनकी डेथ हुई थी, और जब मैंने बीएड कर लिया तब मेरा पेंशन जो है वो शुरू हुआ कि भाई ये मुझे हमें पता चला कि बच्चों का भी पेंशन होता है, जो कि मदर की डेथ होती है तो बेटी को मिलता है जो कि मैरिड ना हो। तो फिर जो है मुझे वो पेंशन शुरू हुआ, तो वो जो पेंशन के पैसे थे वो मैंने फिर यूनिवर्सिटी की फीस भरी अपनी, और फिर मैंने जो है 3-4 साल का गैप दिया क्योंकि मैं जॉब कर रही थी। तो उसके बाद मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की फीस की भरी अपनी, और मैंने एमए इंग्लिश में एडमिशन लिया। फिर मैंने एमए इंग्लिश पूरा किया, और जो एमए इंग्लिश में मैं अपनी क्लास की टॉपर थी, और जो है मैंने माशाल्लाह 3.88 सीजीपीए से एमए इंग्लिश पूरा किया, जो कि मेरे इर्द गिर्द के लोग ये कहते थे कि ये बच्ची यूनिवर्सिटी जाने के काबिल नहीं है, इसको अब यूनिवर्सिटी ना भेजो, और बहुत सारी बातें, लेकिन ना मैंने कभी किसी से फीस मांगी और ना ही मैंने किसी और से कुछ किया, अल्लाह ने मेरे लिए खुद ही रास्ता खोल दिया। तो मैंने अपनी सारी पेंशन, उस टाइम 8,000 रुपए मुझे मंथली मिलती थी, और जो मेरी 3 महीने की फीस थी वो थी 15,000 रुपए। तो या इस तरह थी यूनिवर्सिटी की, तो वो जो है 8 और से कुछ पैसे बचते थे उससे मैं कोई किताबें खरीद लेती थी, और यूनिवर्सिटी की बस जो थी वो भी आ जाती थी, मैं उस पर बैठ के चली जाती थी। तो इस तरह मैंने अपना मास्टर्स पूरा किया और मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। और उसके बाद जब मेरे रिजल्ट आने में भी कुछ दिन थे तो मेरा जो है वो रिश्ता आ गया, तो फिर मैंने जो है रिजल्ट आने से पहले ही मेरी बात तय हो गई। तो मेरा नवंबर में, मेरा ख्याल दिसंबर में, नवंबर में मेरा रिजल्ट आया था, और नवंबर में ही मेरी शादी थी। फिर मेरी शादी हो गई तो लाइफ काफ़ी चेंज हो गई। उसके बाद जो थी फिर हस्बैंड और बच्चे के साथ टाइम रहती रही, तो मैंने फिर एमफिल में एडमिशन लिया। मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया कि आप और पढ़ लो, आप अच्छी स्टूडेंट हो। लेकिन फिर ये हुआ कि मैंने कंसीव कर लिया, मेरा बेटा होने वाला हो गया, तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी। मेरा एमफिल में भी वहाँ पर सिलेक्शन हो गई थी यूनिवर्सिटी में, इन लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर में। फिर मैंने उसको छोड़ा, तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले जो अल्लाह ने मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी दी है वो मेरे बच्चे की है। तो अगर अल्लाह मुझे माँ बना रहा है तो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मेरी है कि मैं सबसे पहले माँ का रोल बहुत अच्छे से निभाऊँ, उसके बाद अल्लाह मुझे ज़रूर मौका देगा तो मैं जो अपना करियर फिर शुरू कर लूँगी। फिर मेरा बेटा माशाल्लाह वो है अब 6 साल का हो गया है। उसकी जब मैंने ये एआई इंस्टीट्यूट जॉइन किया तो पहले दिन जब मेरी क्लास थी उसी दिन मेरे बेटे की बर्थडे थी, मेरा बेटा 6 साल का हुआ। तो अब मैंने दोबारा रेहान एआई इंस्टीट्यूट को, जिसको मैं देखती रहती थी क्योंकि मेरे बहुत लाइफ में बहुत चीज़ें बहुत मुख्तलिफ एंगल से देखी हैं, तो मैंने इसको ज्वाइन किया, तो अब मैं इसमें एनरोल हो गई। तो ये मेरा मुख्तसर जो है वो जर्नी थी जो मैंने आपको बताया। ये मुख्तसर सा जो सफ़र आपने हमें 5-6 मिनटों में बताया, एक लंबी दास्तान है कि हिम्मत की दास्तान है, एक जदोजहद की दास्तान है, ये उस औरत की कहानी है जिसके लिए हर चीज़ मुखालफत में थी, हवा उसके मुखालिफ थी। मिस आप कितने बहन भाई हैं? मिस मेरा एक भाई है और मैं हूँ, मेरा एक बड़ा भाई है और मैं उससे छोटी हूँ, 2 बहन भाई। अच्छा, तो जब आपकी मदर की डेथ हुई थी तो उसके बाद आपके फादर ने दोबारा शादी नहीं की? असल में ये बात हुई थी कि मेरे फादर ने जो पहली शादी की उनकी यंग एज में हो गई थी, तो उसमें से उनके जो है वो 7 बच्चे थे। उसके बाद उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, ठीक है? उसके बाद जो है मेरे फादर जो मेरी मदर से शादी की वो उन्होंने उनसे दूसरी शादी की। तो मेरे जो है स्टेप सिबलिंग्स भी थे जो कि 7 थे। तो जब मेरी मदर की डेथ हुई तो फिर हम सब बहन-भाइयों को इकट्ठे रहना पड़ा। वो मुझसे काफ़ी बड़े थे, 20-20, 22 साल, 25 साल बड़े थे। तो उनका एक सोशल प्रेशर रहता था। तो मतलब अगर मैं खुले लफ्ज़ों में आपको ये बताऊँ तो बात ये थी कि मुझे हमें छोटे बच्चों को जो कि 6-7 क्लास के बच्चे थे उनको अपने स्टेप सिबलिंग्स के साथ रहना पड़ा, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। साथ हमारी चची भी थी, जॉइंट फैमिली में वापस आना पड़ा क्योंकि पहले हमारी मदर जो थी वो टीचर थी, हम अलहदा रहते थे। लेकिन अनसर्टेनिटी हमारी मदर की ऑन द ड्यूटी ही डेथ हो गई। तो फिर हम छोटे बच्चों को उन लोगों के साथ जाकर रहना पड़ा, जो कि मतलब बहुत टफ यानी कि एनवायरनमेंट था कि स्टेप सिबलिंग्स के साथ रहना ना बहुत बड़ी बात होती है, जहाँ पर छोटी बच्चियां होती हैं जिनको कोई समझ बूझ नहीं होती, वो कोई भी बात कर देती हैं, और वहाँ पर वो मतलब यानी कि सब बैठे हुए होते हैं कि भाई कंपटीटर फील करते हैं ना जैसे। तो हमें तो उस बैकग्राउंड का पता नहीं था, हमें नहीं पता था कि हमारे फादर और मदर का कैसा था, क्या था, उन बच्चों के साथ कैसा था, या हमारी मदर ने उनके साथ कुछ भी नहीं किया, वो तो हमेशा सेपरेट रहती थी। तो लेकिन फिर भी एक मतलब फील ऑफ नेचुरली हम कहें जेलसी और कंपटीशन ये सब कुछ बहुत ज़्यादा था। तो उस वजह से जो है मैंने काफ़ी डिप्रेशन फील किया, और इस वजह से मैं जैसे मैं पढ़ना चाहती थी वो मैं पढ़ नहीं सकी, क्योंकि बस अब बातें पुरानी हो गई हैं तो आप समझ गई होंगी, तो ये हालात थे।
ये एक मुश्किल वक़्त था, ये ऐसा वक़्त था जिसमें इंसान की हिम्मत टूट भी जाती है। इंसान जो है वो बिखरता भी है बार-बार। तो इतने लंबे अरसे में आपकी हिम्मत तो टूटी होगी। कैसे जोड़ा खुद को? इरम मुश्ताक कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ी फिर? कोई ऐसा एक बंदा जिसने हिम्मत दी हो? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। इसी दौरान मेरी चची भी हमारे साथ रहती थी, मेरी चची का ही घर था, तो मेरे चचा जो थे वो बाहर रहते थे, वो पाकिस्तान में नहीं थे। तो जो मेरी चची थी वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पाकिस्तान में आई, तो इसलिए उन लोगों ने हमें भी अपने साथ रखा कि चलो भई यानी कि हमारे घर के काम में हमारी हेल्प भी कर देंगे और जो है हमारे बच्चे भी साथ-साथ पढ़ लेंगे। तो मेरी चाची की जो बेटी थी वो मुझसे 3 साल या साढ़े 3 साल छोटी थी, तो हम लोगों की फ्रेंडशिप थोड़ी अच्छी थी, हम इकट्ठे मिलके बैठ जाते थे, पढ़ लेते थे, काम भी इकट्ठे कर लेते थे। तो बस एक मैं ये कहूँगी कि वो जो मुझसे छोटी बच्ची थी, जो कि भई मेरे चाचा की बेटी थी और उनका ही घर था। तो वो कुछ मेरे साथ बच्चे जो मुझसे छोटे थे वो कुछ अच्छे थे। मेरी चाची भी बहुत अच्छी थी, लेकिन बस ये था कि भई एक जो हमारा कल्चर है ना ये सब कॉन्टिनेंट का, तो वो जो एक हमारा माइंडसेट है वो कुछ ऐसा ही है। लेकिन फिर भी मैं बहुत सारी चीज़ों में ब्लेस्ड रही कि हमारे घर में बहुत सारी ऐसे काम थे जो कि नहीं थे, जो कि मैंने और लोगों को जब देखा तो मैंने रियलाइज़ किया यार मैं तो बहुत लकी हूँ, बड़ी ब्लेस्ड हूँ मैं, कि भई यानी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल भी रही हैं। तो जहाँ पर जब हमें वो अल्लाह ताला हमसे कुछ चीज़ें ले लेता है ना मिस गुलशन, तो उसने कहीं न कहीं ना हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ़ भी दी होती है। कहीं न कहीं उसने हमें बड़ा ब्लेस्ड भी किया हुआ होता है। वो कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। मैंने अल्लाह को अपने बहुत करीब देखा और इन्हीं दिनों मैंने एक कोट पढ़ी जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो यतीम होता है ना उसका कोई भी जो है ना वो तरफ़दार नहीं होता। तो फिर उसका कौन तरफ़दार होगा? तो हदीस थी ये कि यतीम का जो तरफ़दार है ना वो अल्लाह और उसका रसूल होता है। जब सब लोग अपने बच्चों के तरफ़दार होते हैं ना, तो यतीम का तरफ़दार जो है ना वो अल्लाह और उसका रसूल होता है। तो इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। एक्सक्यूज़ मी ज़रा। जी, ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में अगर अल्लाह आपको मुश्किल रास्ता देता है, तो वही खुदा जो है वो आपको लोहे का जूता भी दे देता है, उस सफ़र पे निकलने के लिए। तो इस कठिन सफ़र में आपका भाई जो आपसे बड़ा था, क्या उसने कोई रोल अदा किया? हाँ, बिल्कुल, मेरा भाई जो था उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया, लेकिन मैं अगर ये बात करूँ तो वो क्योंकि लड़का था, उसके साथ कुछ और न चीज़ें थी जो कि मैं क्योंकि घर में रहती थी, लेकिन वो ज़्यादा डिप्रेस हुआ इन सब सिनेरियो से। ऐसा मतलब यानी कि अचानक मदर की डेथ से, फिर हम अपना घर छोड़ के किसी और के घर में जाके रहने लग गए उससे। वो बच्चा उससे ज़्यादा डिप्रेस हुआ, तो ना वो पढ़ सका, ना वो कुछ और आगे ग्रो कर सका। तो मैंने फिर भी जो है ना अपनी एजुकेशन को जारी रखा। ये बात तो सच है मिस के अल्लाह ताला किसी को उसकी पहुँच से ज़्यादा जो है वो मुश्किल नहीं देते और ये भी है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। कभी इंसान उस आसानी को देख लेता है, कभी उस आसानी को नहीं देख पाता। तो हो सकता है वो बच्ची जो छोटी थी अल्लाह ने वो ही आपके लिए आसानी रखी हो, वो ही एक नरम हवा का झोंका हो आपके लिए। कि आप उसके साथ कुछ डिस्कस कर लें या अल्लाह ताला ने एक आपके दिमाग में जो चीज़ डाल दी कि आई एम ब्लेस्ड इन मैनी एरियाज़, ये भी एक अल्लाह की तरफ से दी हुई आसानी हो। अल्लाह ताला ने आपको जो है ये एक विज़न दे दिया कि आप जो हैं वो इन चीज़ों को फ़ील करती हैं। ऑल्दो माँ की कमी तो इंसान के साथ मरते-दम तक रहती है। आप किसी भी फ़ेज़ में चले जाएँ, आप खुद बूढ़े हो जाएँ, लेकिन आपको अपनी माँ की कमी महसूस होती है। वो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ-साथ रहती है। तो ये भी तो अल्लाह की एक ब्लेसिंग रही है आप पे कि अल्लाह ताला ने आपको वो विज़न अता कर दिया है, एक आपको रास्ता दिखा दिया कि आपने इस तरह से चलना है और इन चीज़ों आपको किसी ने समझाया तो नहीं, आपने खुद ही एनलिस्ट किया कि मैंने ये प्रायोरिटाइज़ कर लिया है, ये मैं काम करूँगी और इस काम को मैं नहीं करूँगी। क्या ख़्याल है आपका? मिस गुलशान जब मैं यूनिवर्सिटी में गई या जो मेरी टीचर्स थी वो मुझे ये कहती थी कि इरम आप ना मतलब मैं अब छोटा मुँह बड़ी बात कर रही हूँ, तो वो मुझे ये कहते हैं कि आप बेटा बहुत ब्लेस्ड हो। आपके अंदर बहुत सारी अल्लाह ने ऐसी क्वालिटीज़ दी हैं जो कि कम लोगों में होती हैं। तो जब ना मिस गुलशान हम ये कहें ना कि हमें कोई और बताने वाला नहीं होता तो हम दिल ही दिल में ये कहना शुरू कर देते हैं या अल्लाह मेरी क्या गलती है? या अल्लाह मुझे कौन बताएगा?
याला मैं किस यानी कि हम अल्लाह से बात करना शुरू कर देते हैं दिल ही दिल में, बच्चे होते हुए भी हमारा अल्लाह से राब्ता बहुत मजबूत हो जाता है। तो फिर जब हम अल्लाह से बात करना शुरू कर देते हैं ना, यही बंदे की सबसे बड़ी मेराज होती है। तो फिर वो हमारे लिए ऐसे-ऐसे रास्ते आसान कर देता है, ऐसी-ऐसी चीज़ें वो बना देता है कि हम वो सोच नहीं सकते। अल्लाह हमें वो इज़्ज़त और वो मकाम देता है, क्योंकि असल में जो बंदे की मोहब्बत है ना, वो अल्लाह और उसके बंदे की है। बाकी जो भी मोहब्बतें हैं ना, वो वक़्त के साथ ख़त्म हो जाती हैं। कुछ लोगों के लिए वो पहले चली जाती हैं, कुछ लोगों के लिए वो बाद में चली जाती हैं। लेकिन जो हमेशा कायम और दायम मोहब्बत है ना, वो अल्लाह और बंदे का रिश्ता है। तो हमारा वो रिश्ता बहुत, मैंने देखा कि मेरा वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, और मुझे बहुत सारी चीज़ों पर विजन्स, या मैं ये कहूँ कि भई यानी कि मज़हबी आप ले लो या किसी और सब स्टेप में ले लो, तो अल्लाह ने मेरे जो सबकॉन्शियस है ना, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें मुझे अल्लाह ने मुझे रास्ता और हिदायत दिखाई। तो मैं ये कहूँगी कि इसलिए जो ना मैं बहुत चीज़ों से बच गई, और मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत ही छोटी उम्र में देख ली, लोगों के रवैये मैंने समझ लिया कि असल में जो है, असल चेहरे लोगों के क्या होते हैं। इसलिए मैं बहुत हसास इंसान भी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लोगों की तकलीफ़ को समझती हूँ, और मैं बहुत जल्दी समझ जाती हूँ, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं चेहरा और आँखें देखकर ही समझ जाती हूँ कि क्या मामला है। तो ये सारा जो है ना, मैं कहूँ कि भई अल्लाह की रहमत है, ये ब्लेस्ड है, ये विज़न है, और ये विज़न लोग इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, फिर उनको मिलता है। तो लेकिन जो अल्लाह ने मुझे इन सब चीज़ों से ब्लेस्ड किया, फिर सबसे बड़ी बात ये है कि मैं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और मैं उन पर बहुत दरूद शरीफ पढ़ती हूँ। तो जो बंदा दरूद शरीफ पढ़ता है ना मिस गुलशान, उसके लिए कोई चीज़ नहीं रहती। वो ऑन द एयर ही खुद को महसूस करता है, उसको ना टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जायटी, उसको कुछ नहीं होता जिसकी ज़बान पे दरूद शरीफ होता है। बस मैं ये बात कहूँगी। बिल्कुल, इंसान अगर अपने आप को उस ज़ात के साथ इंटरकोरिलेट कर लेता है हर चीज़ में, तो वो उसके लिए दीन दुनिया दोनों आसान हो जाती हैं। मिस सीनम, आपके कितने बच्चे हैं? मिस गुलशान, मेरा एक बेटा है 6 साल का। अच्छा, तो आपकी मदर बहुत अर्ली एज में चली गई थी, और मैंने अक्सर 2-3 ख़वातीन को मैंने ऐसे देखा है कि जिनकी इस तरह से मदर की डेथ हो गई। हालाँकि वो बाशऊर हैं, प्रैक्टिकल हैं और वर्किंग वीमेन हैं। लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर एक खौफ-सा बैठा हुआ था। मैंने उनके अंदर ये खौफ महसूस किया है, वो कभी बीमार हो जाएँ या कुछ हो जाए तो वो उनके अंदर एक फ़ेज़ आता है। वो कहती हैं कि मेरी मदर के साथ भी कि वो ऐसे ही हुआ था। मतलब वो बात भले पूरी ना भी करें कि वो इस तरह से हुआ था, लेकिन वो फेज़ जो है, उनकी फीलिंग जो है वो समझ में आ जाती है कि इनके अंदर एक डर पैदा हो गया है। एक इस वक़्त ये इस डर की कैफ़ियत में है कि मेरी माँ भी इस उम्र में चली गई थी। तो क्या कभी आप भी खुद एक माँ हैं, तो कभी आपके ज़हन में तो इस किस्म का डर नहीं आया? बहुत अच्छा सवाल किया आपने मिस गुलशान। हाँ, जब तक मैं खुद माँ नहीं बनी थी ना, तो कुछ थोड़ा बहुत मेरे ज़हन में ऐसा फ़ियर था। उसके बाद जब मैं खुद माँ बन गई, तो जब मेरा बेटा था, तो मुझे ये फ़ियर आया कि कहीं भई ऐसा ना हो कि भई मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो। तो मैं इस फ़ियर को ओवरकम करती रही। फिर मैंने आपको ये बताया ना कि मैंने अल्लाह का ज़िक्र बहुत किया। तो जो बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है ना, उसके दिल के ऊपर चीज़ें इल्हाम भी होती हैं, ठीक है? तो मुझे वो फ़ियर नहीं आया। वो कहते हैं ना, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं ना, इनको कोई खौफ होता है ना, उनको कोई गम होता है। ठीक है? तो जब मैंने अल्लाह का ज़िक्र वाक़ई किया, तो ना मुझे कभी कोई खौफ हुआ, ना मुझे कोई गम हुआ। हाँ, मैं कॉन्शियस बहुत हूँ कि भई एक ना एक दिन मैंने भी अपने बच्चे को छोड़ के जाना है, और मेरा बच्चा तो अकेला है, ये एक है। तो मैं उसके लिए खौफ़ज़दा नहीं होती, मैं खुद को तैयार करती हूँ और अपने-अपने बेटे को तैयार करती हूँ, बेटा देखो आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं हमेशा नहीं रहूँगी, तो उस टाइम तुम चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे? अभी से मैं उसका माइंड मेकिंग ही ऐसे कर रही हूँ, ताकि वो बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग हो कि उसको पता हो कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की, जब मेरे बच्चे के आगे वो प्रॉब्लम्स आए कि बेटा तुमने अकेले स्कूल भी जाना है, हर जगह तुमने जाना है, तुमने अकेले बैठकर खाना भी है, अभी तो मैं तुम्हें हाथ से खाना भी खिला देती हूँ, तो तुम उस टाइम कैसे करोगे? तो मैं उससे हर वक़्त अक्सर ये सवाल करती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो क्योंकि वो अभी बच्चा है छोटा, वो भी परेशान हो जाता है, लेकिन मैं उसको ट्रेन कर रही हूँ, लेकिन मैं खौफ़ज़दा नहीं हुई, मुझे खौफ़ नहीं आता। आने वाले वक़्त आप
अच्छा, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से शुक्रिया। आप सबने मिस गुलशान की लाइव ब्रॉडकास्ट देखी। तो मुझे ये लगता है कि उनका जो है इंटरनेट जो है वो ख़राब हो गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर हम 5-10 मिनट उनका 5 मिनट या 3 मिनट वेट करते हैं, अगर मिस गुलशान ने हमें दोबारा रिजॉइन करे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना मैं इस लाइव स्ट्रीम को बंद कर दूँगी। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से मिस गुलशान का नेट का इशू बन गया है, जिसकी वजह से वो दोबारा इसको ज्वाइन नहीं कर सकेंगी। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।